आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और शुरुआत श्रीनगर के बीचों बीच पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे सिविल सेक्रेटरीट से के नज़दीक ही और श्रीनगर के बटमालू के फिरदौस आबाद की कॉलोनी और सुबह करीबन 3 बजे गोलियों की गनगरी से दवार उठी और बताया यही गया कि यहाँ मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर थी। और उसी के बाद जब इलाके का कॉर्डन किया गया तो यहाँ आमना सामना हुआ और इस आमना सामना में एनकाउंटर हुआ जो करीबन 9 बजे सुबह तक जारी रहा। सुबह 3 बजे से शुरू हुए इस एनकाउंटर में मालूम यही हुआ कि 3 मिलिटेंट मारे गए, एक खातून भी जान भी चली गई, एक सीआरपीएफ का अफसर भी जख्मी हुआ। कुल मिला के श्रीनगर के बटमालू के इलाके में तनाव, और इस तनाव के बाद जब इनकाउंटर ख़त्म हुआ तो बाद में भी तनाव देखने को मिला, जिस दौरान वो रिवायती जो पुराने दिनों से लेके आज तक चलता रहा, यानी वो पत्थर वगैरह वो भी देखने को मिले, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देखी गई और घर घर सर्चिंग का जो मामला था वो भी काफ़ी देर तक देखने को मिला। लेकिन करीबन 11 बजे डीजी कश्मीर ने आईजी कश्मीर के हमरा और सीआरपीएफ के आईजी के हमरा श्रीनगर के कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इसी हवाले से, और इस हवाले से उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि ये ऑपरेशन था, कोलेटरल डैमेज भी हुआ, खातून के मारे जाने पर उनने अफसोस का इजहार किया और ये भी बताया कि मिलिटेंट साउथ कश्मीर के रहने वाले थे, तीनों के तीनों लोकल हैं, और ये उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी है। आबादी वाला इलाका जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से जो सीआरपी टीम को केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहाँ मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सहराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी ज़िलों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के ज़िलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी ज़िलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक
मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 यहाँ पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इतना बता दूं कि तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। मैं फिर से जो हमारी महिला जिसकी जो रात वाले ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हुई उस पर खेद व्यक्त करता हूँ। अनफॉर्चुनेट लॉस है और मैं उनके परिवार के साथ भी हमदर्दी जाहिर करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो सीआरपी की तरफ से जो ऑपरेशन के लीडिंग रोल में थे वो इस वक्त जख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूँ। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने जहां दूसरे सवाल पूछे वहीं सोपोर में नौजवान की हलाकत पर भी मीडिया के सवाल थे और मीडिया के सवालात के साथ साथ ये भी सवाल था कि श्रीनगर में जो पुलिस जो बिमना के इलाके का नौजवान गायब है उसके बारे में, गांदरबल कंगन के नारानाग के इलाके से जो करीबन 2 महीना पहले गायब हुआ है उसके बारे में पुलिस की क्या तहकीकात है, क्या तफसीलात हैं, तो आईजी कश्मीर ने उसकी तफसीलात फराहम की। उस पर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसमें हम लोग आर्मी से हेल्प ले लिए, हम लोग आईबी से भी ले रहे हैं, रॉ से भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें। लेकिन जो हम लोग का फील्ड सोर्स जो बोला था पहले फील्ड रिपोर्ट में उसके हिसाब से ये तंजीम ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उनके फैमिली बार बार अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम लोग इस डायरेक्शन में दोनों ओपन है। दोनों उस टाइम में जो हम लोग खबर मिला था इनफैक्ट कि अभी फील्ड का सोर्स बोलता है कि एचएम ज्वाइन किया है, लेकिन उनके फैमिली के रिक्वेस्ट को मानते हुए हम लोग पैरेलल तफ्तीश जारी है, पूरा हेल्प ले रहे हैं, देखें कि ट्रेस आउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसमें। आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के बिमना इलाके के स्कॉलर के हवाले से बताया कि शायद उसने भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर रखी है, ये एक पहलू, लेकिन सोपोर के नौजवान की हलाकत और उस पर सवाल और सवालात के घेरे में पुलिस के डीजी और आईजी भी थे और सवालात के घेरे में पहले यही पूछा गया कि सब कुछ सोपोर में जो कुछ भी हुआ पुलिस उस पर क्या कर रही है, क्यों पुलिस इस सारे मामले पे फिलहाल जो बयानबाजी करी है उस पे लोगों को भरोसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि माजी से लेके हाल तक कई बार इस तरह के वाक़ात हुए हैं। शोपियां का इनकाउंटर भी अभी भूला नहीं है, उस हवाले से भी डीजी ने बताया और शोपियां इनकाउंटर के हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वो रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी और कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। कि उनको जब पिक किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोसेशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरोगेट किया तो डिस्क्लोज मेमो पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस थी, काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर। और उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट कर रहा था, यहाँ पर ग्रेनेड छिपा के रखे, यहाँ पर रखें। उस अंधेरा का फायदा उठा के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे, बाद में टॉर्च लाए काफिला। कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे, उनके पास लगा हुआ था। फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया, फिर यहाँ पीसीआर में लाया गया, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराए। उनके बाद उनके फैमिली मेम्बर का साथ जाके हम लोग सोनभद्र में उनको लास्ट राइड करवाए। दूसरी बात है कि जहाँ आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट एक्सप्रेस किया है चाहे उनकी फैमिली मेम्बर ने, उसके तहत मैंने एसपी साहब को बोला कि आप डीएम को बारामूला को लेटर लिखिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है, हम लोग डीएम से रिक्वेस्ट किए आप मैसेज इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, शायद आज सुबह ऑर्डर निकल चुका होगा। बिल्कुल देखिए, हम लोग ज़्यादा इसको गहराई में न जा कर के अगर इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होने वाला है तो जो सिलसिला इंक्वायरी पे छोड़ दिया जाए। हम लोग इंक्वायरी से पहले इंक्वायरी करने की कोशिश ना करें। जब कह दिया गया है कि इसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अगर इंस्टीट्यूट होती है, जिस भी तरह की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होती है, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो बाहर आएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये हमारे कॉन्फिडेंस ले पा है कि कहाँ हमको इंटरनेट करना नहीं करना। जैसे श्रीनगर सिटी में इनकाउंटर हो रहा है, हम लोग नहीं किए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ हम संभाल लेंगे सिचुएशन। यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी फोर्स है, मेरा हर जगह वहाँ पर जब जाएंगे। सोपोर जो रिमोट एरिया है जहाँ काफ़ी मिलिटेंट्स का नंबर है, वहाँ एक इनकाउंटर से दूसरा इनकाउंटर होने के, अटैक होने की संभावना रहता है। मैं नहीं चाहता, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट का फायदा उठा के मिलिटेंट
फर्दर कहीं अटैक कर दे। तो रूरल डिस्ट्रिक्ट में आप देखे होंगे कि जहां एक बार फायरिंग शुरू हो गया, कभी कभी ऑपरेशन लॉन्च करने के भी हम इंटरनेट शट डाउन करते हैं हम। सोपोर के वाक़े पर मीडिया का सवाल यही था कि शाम को नौजवान गिरफ्तार होता है और उसके बाद उसको छापामारी के लिए लिया जाता है। वो शाम को भाग जाता है, लेकिन रात 10 बजे रात 2 बजे इंटरनेट स्नैप हो जाता है। सोपोर में डेड बॉडी सुबह मिलती है। ये खदशात क्या थे? पहले ही इंटरनेट स्नैप होना, क्या पहले ही पुलिस को लग गया था कि उसको वो मर चुका है? ये सवालात, और इन सवालात को किसी हद तक पुलिस ने गोल भी करने की कोशिश की। आईजी कश्मीर ने इस पर जवाब भी दिया, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे सवालात भी थे, और दूसरे सवालात में डेड बॉडीज, इस नौजवान की डेड बॉडी वापस क्यों नहीं की गई? क्यों उसको दफन यहाँ श्रीनगर के गांदरबल के इलाके में किया गया? दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी डेड बॉडी बिल्कुल है। ये श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस सरबराह की। आईजी हमरा थे, सीआरपीएफ की आईजी भी वहां मौजूद थी। सभी मामलात पर मीडिया ने सवाल पूछे, पुलिस ने जवाब भी दिया। लेकिन एक और मामला जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ना भी जुड़ा हो, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला है, वो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का मामला है, जो आए रोज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ना सही, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को ज़रूर मिलता है। ये गोलाबारी से कहा जाता है, सीज फायर वायलेशन कहा जाता है, और आज तो कहर बरपा कर रखा था। बताया जाता है कि लगभग 1 घंटे में 200 के करीब शल फेंके गए, और शल पड़ोसी मुल्क की तरफ से, वहां की फौजों की तरफ से फेंके गए, और ये बालाकोट, पुंछ के मेंढर सेक्टर के बालाकोट इलाके में हुए। और इस गोलाबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पूरे इलाके में गोलों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, और साफ जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ कोई गूंज ना हो, लेकिन ये गोलों की गूंज हर रोज़ सुनाई देती है। वहाँ की सूरत-ए-हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलों की गूंज की आवाज़ें, और वहाँ के लोग किस तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं, आप भी सुनिए। आज सुबह से कम 7 मिनट में 180 शेल जो है वो लैंड हुआ है। यहाँ पे 180 गोला गिरा है। ज़बरदस्त शेलिंग हुई है, दोनों तरफ से ज़बरदस्त शेलिंग हुई है। लेकिन मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर और एलजी मनोज सिन्हा साहब से, उनके काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मेरी उनसे गुजारिश है कि ये जो आज सुबह से हालात यहाँ के बने हुए थे, लोगों ने चाय नहीं पी, लोगों ने नाश्ता नहीं किया, लोगों ने खाना नहीं किया, खौफ का माहौल बना हुआ, और बिल्कुल जंग के हालात जो है वो बने हुए हैं कि अच्छी रोड्स जो हैं वो डेवलप की जाएं, और साथ में हॉस्पिटल की डेवलप की जाए, इसको अपग्रेड किया जाए हॉस्पिटल को, और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस जो है वो जल्द से जल्द लोगों के बीच यहाँ पर लाई जाए, ताकि लोग जो है जब कैजुअलिटीज होती, इंजर्ड होते हैं लोग, तो वो जल्द से जल्द उस एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुँचाए जाए। और अब सियासत के मैदान पे हमारी नज़र। सियासत के मैदान में नईम अख्तर पीडीपी के सीनियर लीडरान में शुमार होते हैं, जेल भी गए हैं। सियासत और सरकार में जब रहे, कंट्रावर्सीज भी रहीं, लेकिन अब भी सियासत के मामलात में कहीं न कहीं अब नई दिशा के तौर पे उंगली दिल्ली की तरफ उठाई जाती है। और आज भी उन्होंने हमारे साथी सईद तजम्मुल से बात करते हुए कश्मीर से लेके हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के हालात पर तबादला ख्याल करते हुए बताया कि हालात कश्मीर के वो नहीं हैं जो कभी हुआ करते थे या होने चाहिए थे। जो कश्मीर पर जो एक मुसीबत आई है जम्मू कश्मीर पर, इस हुकूमत की सूरत में, उस चैलेंज का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बात को आगे कैसे रख सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक, जिसमें हमारी अभी भी कुछ जिसमें हमारा एतमाद है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं डेमोक्रेटिक चैनल्स को, कि हम दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, हिंदुस्तान के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, जो हमारे दोस्त हैं उनके तरफ अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, हमसे पूछे बग़ैर हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हुआ है। और जो नई दिल्ली ने पिछले 70 साल जितने वादे किए हैं कश्मीरियों के साथ,
जम्मू के लोगों के साथ, उन सब वादों की खिलाफ वर्जी है। हमें पूरी लीडरशिप को, जो हमारी लीडरशिप है, हमारी लीडर कायद जो हैं महबूबा जी वो बंद हैं, और बाकी जो कश्मीर के लीडरशिप है, मेरा यकीन है कि यूनिटी के बगैर अब हमारा कोई सियासत हो नहीं सकती है, क्योंकि अब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या सजाद साहब के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम आपस में लड़ें। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास 4-5 कनाल ज़मीन थे, उस ज़मीन को जो सरपंच है उसने अपने नाम कर लिया है। पहले हम उस पे लड़ते थे, हम 5 साल, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 साल, अब तो वो ज़मीन ही नहीं रही, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए वो जो कुछ है उसको पाने के लिए अगर हम कमर बस्ता हो जाएं और एकजुट हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया की ताकत हमें इस तरह पामाल कर सके। जिस तरह से बयानात आए गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज के कि अटूट अंक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी सियासी दुकान बंद करेंगे अगर गुपकार डिक्लेरेशन आगे बढ़ी। अगर आप एक बार फिर अलग थलग पड़े तो पीडीपी अपना जंग कैसे लड़ेगी? देखिए, अभी आपको ये एक मनफी सोच है, एक मनफी सोच है। हम मस्बत तरीके पे इस पे जाएं, जो अभी फारूक साहब के की दस्तखत के साथ, उनकी मंशा के साथ, सजाद लोन साहब के मंशा के साथ, महबूबा जी हैं उसमें, मुजफ्फर साहब हैं, हमारे कम्युनिस्ट दोस्त हैं, इन्होंने एक कागज़ पे दस्तखत किया है। मुझे कोई वजह अभी नहीं लगती कि हम उससे परे किसी चीज़ में देखें। उन्होंने कहा कि हमारा हर कदम जो होगा वो जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, इसके कल्चर, इसका आइडेंटिटी, इसका मज़हब, इसको महफूज, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोई कदम उठेगा। मैं उसी पे हूँ। अब क्या किया जा सकता है? व्हाट नेक्स्ट? जो कुछ हुआ हो गया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुआ, आपको एतराज़ है उस पर, लेकिन हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट पीडीपी और पूरे जम्मू कश्मीर? देखिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो डिफिटिस्ट एक मेंटालिटी है कि ये इसमें कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब आपने एक बार किया तो दूसरी बार भी होगा, यही पार्लियामेंट करेगी। ये डिफीट हम कम अज़ कम मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। हम ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी को इसको लड़ना है। और सियासत के साथ साथ हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट, अब जिसे एसीबी कहा जाता है, मुतहरिक दिखाई दे रहा है। वादी कश्मीर से लेके जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में एसीबी करप्शन पर कांच लगाने के लिए, गिराने के लिए हर रोज़ कार्रवाइयाँ करता है। और आज सांबा के सिडको कम्प्लेक्स में भी एसीबी की कार्रवाई हुई और एसीबी की ये छापामारी वहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के AEE के दफ्तर में हुई, जिस दौरान कागजात की जाँच पड़ताल की गई। अगरचे एसीबी ने आज की कार्रवाई के हवाले से कुछ खुल के नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन माना जाता है कि करप्शन का इल्जाम और करप्शन के मामलात पर ही यह छापामारी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज सांबा के पीडीडी विभाग के AEE ऑफिस में रेड किया है और वहां पर कुछ जरूरी दस्तावेजों को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चल पाया है कि शायद एंटी करप्शन ब्यूरो को कोई इनपुट्स मिले थे करप्शन को लेकर, और उसी के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आज सांबा के सिडको इलाके में स्थित पीडीडी विभाग के AEE ऑफिस में पहुंची। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके अधिकारियों को लेकर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है वो सिडको इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स में जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज बनी हुई है उनको वहां पर चेक करने के लिए पहुंची है। शायद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि विभाग द्वारा कुछ इलीगल जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है वो कुछ इंडस्ट्रीज वालों को दिए हुए हैं और उसमें कुछ करप्शन का बोलबाला हो सकता है। और अब आओ गांव चले हम, सरकार का नया अंदिया गांव चले हम, और गांव चले हम की तरफ यानी बैक टू विलेज के पार्ट 3 के हवाले से तैयारियां जोरों पे हैं। सरकार का हर पुर्जा ज़मीनी सतह पे गांव चले हम 3rd फेज़ को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। और जानकारों के साथ साथ ज़मीनी हकायक समझने वाले ये भी कहते हैं कि पिछले 2 बैक टू विलेज प्रोग्राम कामयाब ना भी हुए हों, लेकिन अब की बार जिस तरह रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर नज़र रखे हुए हैं, जिस तरह से मेहनत की जा रही है, उससे अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि अगर अब की बार भी कुछ
कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। और इसी मुद्दे को लेकर रियासत के एलजी के मशीर भी है और रियासत के एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने श्रीनगर में आज अवामी दरबार मुनक्कद किया। इस अवामी दरबार के दौरान लोगों ने अपने मसाइल बताए। पानी, बिजली, सड़क तो मसला ही मसला है और हर जगह से इस तरह के मसाइल लेके लोगों ने उनसे मुलाकात की। वहीं अस्पताल, हेल्थ स्ट्रक्चर और हमारे कुदरती ज़खायर को बकौले लोगों के लूटने का इल्ज़ाम भी लेके कुछ लोग आए हुए थे और बसी और फारूक अहमद खान ने आज इस अवामी दरबार के दौरान कुछ मसाइल को मौके पर ही निपटाया, कुछ के लिए अहकामात जारी किए और कुछ के हवाले से ये भी बताया कि सरकार उनसे रिपोर्ट, उन मुतलका हुकाम से रिपोर्ट मांगेगी और रिपोर्ट के बाद इस सारी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखेगी। इधर रियासत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज कुंजर के टाउन हॉल में एक प्रोग्राम भी रखा गया और एग्रीकल्चर की इफादियत बताते हुए यहाँ बताया गया कि रियासत में तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ उन्होंने अपनी इस तकरीर के दौरान या अपने ख़ताब के दौरान नौजवानों पर जोर दिया कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनाएं, उन्हें उजागर करें ताकि अपना रोज़गार भी कमाएं और दूसरों को भी रोज़गार फराहम करें। यूथ को देखिए, मैंने अपने स्पीच में काफ़ी तफसील से कहा कि आपके पास सब कुछ है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आपके पास वो है जो किसी और के पास नहीं है। ज़रूरत है कि उसमें अवसर ढूंढना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि उसमें हम वैल्यू एडिशन कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें और ना सिर्फ हम अपने लिए कुछ काम करें कि हम जॉब प्रोवाइडर भी बने। तो एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे पढ़े लिखे हैं उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आगे आने का। हमारे उसमें काफ़ी मदद है, स्कीम्स हैं, काफ़ी सब्सिडीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाए और ख़ुद अपने लिए जॉब भी क्रिएट करे और दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करे। चलिए, बात रोज़गार की तो तालीम की बात भी हो। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों ही ज़ुबान के हवाले से कुछ मामलात रखे गए थे, लेकिन पहाड़ी ज़ुबान बोलने वालों को वो मुकाम, वो दर्जा नहीं दिया गया। पहाड़ी ज़ुबान रियासत की एक बड़ी लोगों की ज़ुबान भी है, एक बड़ा तबका पहाड़ी ज़ुबान बोलता है, लेकिन इस तबके से वाबस्ता लोगों का हर बार यही इल्ज़ाम रहा है कि हमेशा उनके साथ सौतेला सलूक किया गया है। वो एसटी का मामला हो, वो रिजर्वेशन का मामला हो, वो या दूसरे मामलात हों, पहाड़ियों की कभी सुनी नहीं गई है। और अब की बार ज़ुबान का दर्जा दिए जाते वक्त भी पहाड़ियों का नहीं सुना गया है। और आज श्रीनगर में पहाड़ी ज़ुबान से वाबस्ता अफराद सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हुए बता रहे थे कि उनकी ज़ुबान भी है, उन्हें भी ज़ुबान रखने का हक़ है, उनकी ज़ुबान को भी ज़ुबान का दर्जा देने का हक़ है। और पहाड़ी इस बात का यकीन और अंदिया दे रहे थे कि आने वाले वक्त में इस ज़ुबान के लिए, अपने हकूक़ के लिए वो सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा भी खड़ा करेंगे। ये श्रीनगर में पहाड़ी ज़ुबान से वाबस्ता अफराद की बात। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम सरकार पूरी तरह से तैयारियां लेके मैदान में उतरी है, वहीं श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में आज भी लोग पिछले बैक टू विलेज प्रोग्राम का रोना रोते हुए बता रहे हैं कि तब हासिल नहीं कुछ किया, अब क्या करेंगे। और यही मामला श्रीनगर में कुछ लोग हमें भी बता रहे थे। और इस टेंडरिंग से इस टाइम ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या होगी, पंचायत यहाँ पर मजबूर क्यों हुई आपके सामने आने के लिए? मजबूरी ये हुई है कि हम इससे रोजगार देते थे गांव में एजुकेटेड यूथ को, जो अनएम्प्लॉय एजुकेटेड यूथ है यहाँ पर, हम 4-4, 5-5 लड़कों को एक एस्टीमेट देते थे, वो अपना रोजगार चला पाते थे। इस टाइम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटों को आगे लाना चाहती हैं। इससे जब वो ई टेंडरिंग निकालेंगे और वहाँ पर एक ठेकेदार जब टेंडर डालेगा, वो 10-10, 20-20 गाँव का मतलब अपना ये जो भी बैक टू विलेज का काम होगा। और इस आज के बाद जो गवर्नमेंट B2V3 करने जा रही है, पंचायत ऑल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस आज से ही ऐलान करती है हम बाइकाट करेंगे, हम बैक टू विलेज प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। पंचायत से जुड़े लोगों का श्रीनगर में वाविला और वाविला करें भी तो क्यों ना करें। ज़रा नज़ारा हम आपको पटन के इलाके का दिखाते हैं। ये वो तस्वीर हैं जो हम सरकार तक इस उम्मीद के साथ पहुंचा रहे हैं कि कहीं न कहीं ACB का काम यहाँ ज़रूर निकल जाता है। ये लाखों रुपए खर्च किए हैं, 10,000, 20,000,
50,000 नहीं, यहाँ इस इमारत पे, इस बिल्डिंग को बनाने में लाखों रुपए ज़रूर खर्च किए होंगे। वो अलग बात है कि खर्चे से ज़्यादा की बिल भी निकाली गई होगी, उस पर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने रुपए खर्च करने के बाद इस बाथरूम को आवाम के लिए खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। ज़रूरत थी आवाम को इसकी, तब आवाम ने वाविला किया था, तब फिराक दली का मुजाहरा किया गया था, तब बताया गया था कि आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है और ख्याल रखते हुए इलाके के लोगों के लिए बाथरूम बनाया गया था। टेंडर्स भी निकाले गए, बाकी कुछ भी किया गया, कुछ इधर का उधर भी इल्ज़ाम है कि हुआ, वो अलग बात, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बनने के बाद, एक खूबसूरत इमारत बनने के बाद इसको आज खोला नहीं जा रहा है और साफ जाहिर है ये बनाया क्यों? क्या वाकई में ये आवाम की ज़रूरत थी? और अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर बनाया क्यों? और अगर ज़रूरत है तो फिर बंद क्यों है? ये पटन के इलाके के लोग कहते हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ से राही निसार भी मौके पर थे, लोगों से भी बात की, लोगों की राय भी क्या है ज़रा आप भी सुनिए। ये बनाया कि बाथरूम हो ये लगे रपस 20 लक्ष यमो वनस गो लाख वह काल ये लेडीज तो सड़क पे बाथरूम एवेलेबल पटन मज कहें अस बड़ मुश्किल पटन मज एडमिशन कहीं कार्रवाई ग पटनस मज गई हर रंग मुश्किल लेडीज गई सड़क पे गई खत्म बह आए कजगुंड पे बह एडिशनल मीटर अत बाथरूम मज कहीं चीज एवेलेबल पटन यह लाग बिल्कुल अत लगे 20 लक्ष रुपये लाग अत गया जरूरी लाग इतने बने कर पिट कर। और चलिए नाजरीन, एक और पहलू भी उजागर करते हैं। पिछले कुछ दिनों से एडमिनिस्ट्रेटर जो कश्मीर का बदला है तो कुछ ज़मीनी हकायक भी बदले हैं। सच्चाई यही है कि कुछ सड़कों पे मैकडाम पड़ा है, कुछ पे पड़ रहा है और साफ जाहिर है जब सड़कें अच्छी होंगी तो जब फेस अच्छा होगा तो बाकी भी अच्छा हो सकता है। लोगों में इस सारे मामलात से उम्मीद भी किरण भी जागी है और इडलीपोरा से लेके मलपुरा बडगाम की सड़क बनाए जाने पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। रियासत के एलजी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और एलजी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बाकी इलाकों के लोग भी कहते हैं कि उनके इलाके के भी मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल में सरकार का ये भी कहा जाता है कि सरकार अगर बुनियादी मसाइल हल कर पाती है तो कहीं न कहीं अवाम में एतमाद पैदा किया जा सकता है, वो एतमाद जिसकी कमी देखी जाती है। और इस एतमाद को पैदा करने के लिए, इस एतमाद को बराबर करने के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना होगा। लेकिन किसी हद तक इमलीपुरा से मलपुरा तक के लोगों की उम्मीद और एतमाद पैदा हुआ है जिसके लिए वहाँ के लोग रियासत के एलजी और रियासत की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे महकमे भी कर लें तो अच्छा होगा, लेकिन अक्सर इलाकों से आर&बी के हवाले से शिकायतें आती है कि खाना पूरी करिए और ये मैगडमाइजेशन का जो काम शुरू कर रखा है इसमें वो पैरामीटर्स नहीं पूरे किए जाते हैं जिसके लिए उन्हें टेंडर्स दिए गए हैं, जिसके लिए वो मखसूस रकूमात खर्च की जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।